सोच रहे हो कि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल करते हैं और पहले न्यूमेरिकल करते ही हमारा बस सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत गलत हो। अगर ये ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, ये पूरा सब कुछ सीखना है तो इसके लिए आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। 10 मिनट की 7 से 8 मिनट की थ्योरी है बस, उसके बाद तो आपके 2-3 चैप्टर खत्म हो जाने हैं। चलिए थ्योरी थोड़ी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 6 से 7 मिनट की थ्योरी होगी, देन उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स A to Z न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सभी के सभी देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट्स में कवर कराऊंगा। इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना क्या है। तो देखो बेटा, पहले समझ लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। फंड रिक्वायर्ड एंड मैनेज इन्वेस्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप अपना कोई भी बिजनेस चाहते हो, एक से ज्यादा ब्रांच खोलना, मान लो कि आपकी एक ब्रांच थी, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये दिल्ली में है, लेकिन कोई बंदा आया और जो आपकी चीजों का काफी ज्यादा वो है, कहता है यूपी में भी खोल दो ना एक। अब आप यूपी में खोलने के लिए चाहते हो, आपके पास पैसा हो, यूपी में अगर ब्रांच खोलना चाहते हो, अपना बिजनेस फैलाना चाहते हो, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए। अब आपको फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो इस फंड को कहीं से आप उठाओगे, कहीं से लोगे। हो सकता है आपके पास पैसे हो, ये भी हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो। जब आपके पास पैसा नहीं होता तब ये सिचुएशन आ जाती है। कौन सी सिचुएशन आती है सर? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिचुएशन आती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ा ना भैया, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही वाली बात है कि आपको जरूरत है फंड की अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और बिजनेस बढ़ाने का मतलब यह है आपको उस बिजनेस में पैसा लगाना है ताकि आपका बिजनेस आगे जा सके। अब बात क्या आती है सर, इस बीच हमें 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि आपको 3 डिसीजन तो लेके चलने पड़ेंगे। वो कौन से 3 डिसीजन होंगे? पहला डिसीजन जो होगा कि आपके पास पैसा कहां से आएगा। आप पैसा कहां से लेकर आओगे, मीन सोर्स ऑफ फंड, कि आपके पास पैसा कहां से आने वाला है। तो आप कहोगे सर हमारे पास पैसा लाने के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं, उससे हम उस डिसीजन को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। पहला डिसीजन कि फंड कहां से आएगा। अब जब फंड आ ही चुका है कहीं से भी, फंड्स लाने के कई तरीके होते हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूं फंड लाने के तरीके क्या हैं। देखिए जरा, आप एक बात समझिए, अगर आपको फंड चाहिए तो आप इक्विटी शेयर से पैसा ले आओ, शेयर इशू कर दो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो, प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं तो डिवेंचर्स इशू कर दो। ये 3 तरीके हैं आपके पास पैसे लाने के। अब पैसा आ गया, पैसा आने के बाद दिमाग में यह आता है कि अब उसे कहीं तो कहीं लगाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे लगाने के लिए 2 चीजें देखी जाती है। पहला, बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जमीन जायदाद होनी चाहिए, लैंड मशीनरी होनी चाहिए, मींस असेट्स होनी चाहिए जो लंबे टाइम तक टिक सके, मींस लॉन्ग टर्म एसेट्स। यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स देखी जाएगी। फिर उस लॉन्ग टर्म एसेट्स पे स्टॉक लाके जब बनाओगे, जब गुड्स को आप बनाओगे और आगे बेचना चाहोगे, सेल करना चाहोगे, यही तो काम है, गुड्स हो या सर्विस हो, तो आपके पास करंट एसेट्स होनी चाहिए, करंट लायबिलिटी पे करने के लिए अमाउंट होनी चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा होना चाहिए, तो वहां पे पैसा लगाया जाएगा, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया जाएगा, मींस करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी के लिए, करंट एसेट खरीदने के लिए, करंट लायबिलिटी पे करने के लिए, क्योंकि करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करनी पड़ती है। और बिजनेस कह रहे हैं 1 साल तक चलाओ अच्छे से। अब ये सब जब हो गया तो भाई हमने जिन लोगों से पैसा लिया है वो लोग हमसे कहेंगे भाई हमको तो पैसा चाहिए, उसके बदले में इनकम चाहिए। तो हम उनको क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। हम उनको कहेंगे चल बेटा डिविडेंड ले ले, कोई बात नहीं इंटरेस्ट ले ले। तो ये सारी चीजें उसको देके खुश कर देंगे। तो नेक्स्ट डिसीजन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी डिविडेंड डिसीजन कहते हैं।
चलिए यहां तक पॉइंट्स कवर हो गए। ये थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, मतलब समझाया मैंने आपको। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो ही होते हैं। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और एक होता है जो लोग पैसा लगा के बैठे हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, उनकी शेयर की वैल्यू को बढ़ाना, यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सब चीजें दी जाएगी। और दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर शेयर होल्डरों का शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो लोग पैसा और लगाएंगे बिजनेस में। चलिए यहां पे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होता है। अब बात यह आती है कि आपको पढ़ना क्या है इस पूरे सब्जेक्ट में। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपको जो चीज पढ़नी है वो है लीवरेज पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, इन्वेंट्रीज पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग पढ़ना है। बस ये 4 चैप्टर कर लो, आपका एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। या आपके इग्नू में आए हुए क्वेश्चन से, यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर क्या 100% यहीं से आएगा। अब आगे चलते थोड़ा सा। पहला चैप्टर लेते हैं लीवरेज। लीवरेज क्या होता है सर? लीवरेज होता है रिस्क, मीन्स रिस्क क्या होते हैं? रिस्क वो रिस्क होते हैं, रिस्क का मतलब होता है बिजनेस में 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक बिजनेस कहता है यार चल तो रहा है, अगर नहीं चला तो रेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, परमानेंट वालों को मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ये रिस्क जो है ये फिक्स रिस्क है, चाहे बिजनेस चले ना या ना चले, देना तो पड़ेगा। तो ऐसे रिस्क को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो ये रिस्क बिजनेस रिस्क होता है। फिर दूसरा रिस्क आता है जो बाहर का होता है, बाहर से पैसा लेके हमने बिजनेस में लगाया, अब बिजनेस में पैसा लगाया तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क। चाहे बिजनेस हो, चले या ना चले, लेकिन ये भी फिक्स होता है। तो जो फिक्स होते हैं वही रिस्क होते हैं, और जो वेरिएबल है वो रिस्क नहीं होते हैं। चलिए यहां पे ये कवर हुआ। अब ये थ्योरी पोर्शन हमारा कवर हो चुका। अब आता है न्यूमेरिकल पे बेटा। लिवरेज यानी रिस्क, 3 तरह की लिवरेज होती है। लिवरेज, पहली लिवरेज जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर होती है फाइनेंशियल लिवरेज, फिर होती है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड का मतलब होता है ओवरऑल लिवरेज। ओवरऑल का मतलब होता है पूरा मिला के जो रिस्क होता है, ओवरऑल रिस्क बिजनेस के अंदर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज लिखा हो या फाइनेंशियल लिवरेज लिखा हो या कंबाइंड लिवरेज लिखा हो, ये सब सेम ही होता है। लेकिन बात ये आती है सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, पहले इससे पहले कुछ और समझते हैं। कुछ और का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। वो कुछ और जो है वो है, उसका मतलब है, कुछ और का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं। ये मेन होती है बच्चे, इनकम स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई ना तो मैं कह रहा हूं आपको फिर तो लिवरेज कुछ है नहीं। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि भाई इनकम जो हमने कमाई है, मींस हम पहले क्या करते हैं, सेल करते हैं। बिजनेस के अंदर सबसे पहला काम होता है सेल करना, ठीक है भाई। सेल किया, उसके बाद सेल करने के लिए जो सामान बनाया होगा उस पर पैसे खर्च हुए होंगे, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो हम किसी चीज को बनाकर बेचते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीदा, जैसे मजदूरी दी, ये सब चीजें वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। अब ऐसी चीज में जो बचता है, बैलेंस जो बचता है, उस बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उस बैलेंस को हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब इतना पैसा आ गया, सेल में से इतना पैसा खर्चा निकाल के इतना पैसा आ गया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाई जो बिल्डिंग है ना वो हमारे पापा जी की नहीं है, वो रेंट पे होती है। मशीन जो है ना वो हमारे दादाजी की नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इन सब पे जो फिक्स्ड कॉस्ट आती है वो भी तो पे करनी पड़ेगी। तो फिर कंट्रीब्यूशन में से फाइनली फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो आता है वो आता है ईबीआईटी या पीबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इन तीनों का मतलब यही होता है जो हमने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया। अब जब बिजनेस से प्रॉफिट कमाया तो बाहर वाले आएंगे, भैया हमारा इंटरेस्ट पे करो, ले भाई तू इंटरेस्ट ले जा, तू भी खुश रह। अब जब इंटरेस्ट दे देंगे तो गवर्नमेंट कहेगी सबको दे दिया, तेरा ईबीटी पीबीटी आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब तेरा आ चुका है, तू एक काम कर, पहले मेरा टैक्स पे कर दे। हमने कहा ले तू भी ले ले, गवर्नमेंट तू भी टैक्स ले ले। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हम और नीचे जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर्स वाले कहेंगे हमें तो प्रेफरेंस दिया गया है कि सबसे पहले डिविडेंड हमको मिलेगा इक्विटी वालों से, ले भाई तू भी ले जा। टैक्स के बाद का डिविडेंड है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा।
ठीक है, अब जो बच गया सारा प्रॉफिट, ये सारा किसका होता है? ये सारा का सारा प्रॉफिट जो होता है वो होता है इक्विटी शेयर वालों का। अब मान लो कि 1 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है और 10,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 के शेयर है, 10,000 शेयर है तो एक शेयर पे कितना रुपए आएगा? 10 रुपए आएगा। अर्निंग पर शेयर कितना होगा? एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं? 10 रुपए कमा रहे हैं। तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया तो इसे पॉज करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेल्स दी हुई है हमारे पास, सेल्स हमारे पास 10,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, फिक्स कॉस्ट 2,000 है, इंटरेस्ट 1,000 है, टैक्स ये है और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इनकम स्टेटमेंट था उसी में ये दिया हुआ है। अरे इससे पहले तो ऑपरेटिंग लीवरेज समझ लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे रिस्क कहाँ पे आ रहा है? स्टार्टिंग में रिस्क कहाँ पे आ रहा है? तो स्टार्टिंग में आप कहोगे सर स्टार्टिंग में जो रिस्क आ रहा है वो आपका रिस्क जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन के बीच में आ रहा है फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ईबीआईटी यही होता है रिस्क। फिर दूसरा रिस्क कहाँ पे आ रहा है? फाइनेंस का इंटरेस्ट पे आ रहा है, तो ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में होता है, तो इसका फाइनेंशियल लीवरेज का हो जाता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। चलिए अब देख लेते हैं फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज का क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, जो मैंने अभी बताया। और कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? ओवरऑल, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या तो दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान तरीका ये है। या तो क्या करो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाले ले लो, बस खत्म। अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल समझते हैं। न्यूमेरिकल दी हुई है, सेल्स की वैल्यू 10,000, वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना आया भैया? वेरिएबल कॉस्ट आया 4,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये, ठीक है, ये हमारा पैसा आ गया। फिर 2,000 रुपये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 4,000। इंटरेस्ट ऊपर दिया हुआ है 1,000 रुपये, तो 1,000 माइनस कर देंगे तो ईबीटी आ जाएगा 3,000। बस यहीं तक निकालना है। इसके बाद हमारा काम क्या होगा? इसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ आता है? ऑपरेटिंग लिवरेज आता है सर जहां पे कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, तो ये आ गया। और फाइनेंसिंग लिवरेज का कहां पे आता है? ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, तो 4,000 अपॉन में 3,000, ये आ गया। और कंबाइंड लिवरेज ऊपर से लो कंट्रीब्यूशन और नीचे ईबीटी ले लो, कंट्रीब्यूशन और ईबीटी ले लो, तो सर ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, ये आ गया 2 टाइम्स। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अगर आप चाहो तो एक पीवाईक्यू देख सकते हो, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपके सामने आ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं जरा। ये पीवाईक्यू जो है हम लोग देखते हैं, जो जून 2025 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय एग्जाम जब हो रहा था तो उस समय एक लीवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा सेल्स जो है 20,000 है, 20 लाख की सेल्स हो रही है, तो आप 20 लाख सेल्स यहां पे लिख दोगे, ठीक है। आगे देखेंगे 20 लाख की सेल्स हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 14 लाख रुपीज दिया हुआ है, मेंशन है हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। 6 लाख का हमारा वो पैसा आ गया जो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख रुपए क्वेश्चन में मेंशन है। फिर उसके पास ईबीआईटी यानी हमारा प्रॉफिट मिला के बिजनेस का इतना आ जाएगा। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब बिजनेस का प्रॉफिट आ गया तो उसमें से बाहर वाले लोग आएंगे जिन्होंने हमें लोन दिया था, वो हमसे इंटरेस्ट मांगेंगे, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बेटा। या फिर डिवेंचर्स की वैल्यू 10%, डिवेंचर्स की वैल्यू दी गई है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज का 10% जब निकालते हैं तो 1 लाख रुपीज आता है, तो इतना हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा रेट पे निकाला जाता है, रेट जो दिया होता है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो डिवेंचर्स की वैल्यू होती है, जितनी लोन की वैल्यू होती है। तो लोन की वैल्यू 10 लाख रुपए, 10 का 10%, 1 लाख रुपए आ गया, ये हमारा ईबीटी आ गया। बस यहीं तक निकालना था। अब फॉर्मूला क्या कहता है? अब क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए और लास्ट में कंबाइंड लीवरेज निकालिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है यार, और वो भी 12 नंबर का है।
तो बेटा ये 12 नंबर का क्वेश्चन कितने आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, पूरे 10 मिनट भी, 5 मिनट के अंदर कवर कराऊंगा। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में बीआईटी होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, रख दो। 6 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 लाख रुपीज, ये रहा 6 लाख रुपीज, तो रख दो यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया। 2 लाख रुपीज क्या है, ईबीआईटी है, तो ईबीआईटी रख दो, बस डिवाइड कर दो, 3 टाइम्स आ जाएगा। इसके बाद ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी है, तो ईबीआईटी आपका 2 लाख रुपीज है और ईबीटी जो आ रहा है आपका 1 लाख रुपीज आ रहा है, तो डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज निकालने का या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कंबाइंड लिवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू में फाइनेंसिंग लिवरेज कर दो 3 to 6, या तो आप क्या करो, कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में है उसको ले लो और ईबीटी डिवाइड में ले लो, आपके सामने आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन कितने आराम से हो गया। तो ऐसा उल्लू फुल्लू क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर दोगे बड़े आराम से, ठीक है। तुच्छ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं होता, कर लोगे बड़े आराम से एग्जाम में। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिवरेज यहाँ पे खत्म हो गया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद 2 मिनट की थ्योरी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वी नो दैट लॉन्ग टर्म फंड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस थ्रू दीज सोर्सेज। हम सभी को पता है कि हम अगर बिजनेस को एक्सटेंड करने वाले हैं, इसलिए स्टार्टिंग में थ्योरी समझाई थी, अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे लंबे टाइम के लिए, तो लॉन्ग टर्म फंड जो चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म फंड जो होता है वो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। तो हमारे जो सोर्सेज होते हैं फंड के, वो होते हैं इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, शेयर इशू करेंगे इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को, बैंक लोन लेंगे, या रिटेन अर्निंग में पैसा जो पड़ा होगा बिजनेस का वो यूज कर लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो सबसे आखिरी में लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वाले उनसे पहले ले लेते हैं, और सबसे पहले लेते हैं लोन वाले। कभी कभार रिटेन अर्निंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी शेयर की कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों इक्वली होती है। चलिए आगे चलते हैं, 1 by 1 देखते हैं। द बिजनेस हैज टू यूज अबव फंड बाय पेइंग इक्विटी डिविडेंड। क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरी कह रही है कि जो हम फंड, जब ये सारे फंडों से पैसा लेकर आएंगे ना, तो इन फंड वालों को कुछ पैसा रिटर्न करना होता है। तो जो पैसा मिनिमम रिटर्न करना होता है उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, एज अ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिविडेंड की फॉर्म में, इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड, और लोन वालों को इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें हमें उनको वापस करनी पड़ती है। अब बात ये आती है, चलो ठीक है, ये जो वापस कर रहे हैं ये मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये वैल्यू जो कहलाती है वो कहलाती है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। रिक्वायर्ड टू पे एवरी इन्वेस्टर, जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उन सभी को वापस करना है इतना पैसा। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे 4 तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। एक होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, एक होती है कॉस्ट ऑफ आपका प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो ये 4 चीजें होती है। 4 चीजों के बाद आता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वैसे सिंपल सा फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन ग्रोथ मॉडल आ जाए, ग्रोथ मॉडल अभी मैंने इसमें लिखवाया नहीं, लास्ट में बता दूंगा। ग्रोथ मॉडल वैसे आता नहीं है, गलती से आ गया तो ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। डी अपॉन में P0 है ना, तो D1 अपॉन में P0 हो जाएगा। यहाँ पे P0 का मतलब नेट प्रोसीड है, या NPV आप लिख सकते हो, D अपॉन में P0। डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, P0 का मतलब है नेट प्रोसीड, मार्केट प्राइस या इशू शेयर। तो आप D अपॉन में P0 इंटू में 100 कर दो, ये फॉर्मूला होता है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने का तरीका क्या होता है, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं लेकिन फिर भी बताते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपने निकाली है उसको 1 माइनस में से टैक्स कर दो, इनटू में 1 माइनस में ब्रोकरेज कर दो, बस आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं समझा रहा ज्यादा। प्रेफरेंस शेयर्स, अब आता है फिक्स रेट, जो कि आपको वापस करना है तो करना ही है, रेट फिक्स होता है जिनका, ठीक है। तो ये होता है ये जब रेट फिक्स होता है तो ये 2 तरह के होते हैं। जब हम किसी से पैसा फिक्स करवाते हैं तो वो पैसा 2 तरीके का होता है, या तो एक लंबे टाइम के लिए होता है, लंबे टाइम के बाद पे करना होता है, या तो कोई टाइम ही नहीं होता।
जिसका एक टाइम होता है, कुछ टाइम बाद पैसा वापस करना होता है, उसे कहते हैं रिडीमेबल। और जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता उसे कहते हैं इररिडीमेबल। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपके पास सिचुएशन इररिडीमेबल की, इररिडीमेबल का मतलब यह है कि आपने पैसा ले लिया किसी से, अब उसकी कोई डेट नहीं है वापस करने की, जब बिजनेस बंद होगा तब पैसा वापस किया जाएगा, इसे कहते हैं इररिडीमेबल। अब इररिडीमेबल सिचुएशन में फॉर्मूला बनाया प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने का। डिविडेंड पर शेयर जो आता है वो ले लो और नेट प्रोसीड्स ले लो, इनटू में 100 कर दो। 100 का मतलब फेस वैल्यू है बच्चे। आगे देखिए, नेट प्रोसीड्स जो होता है मार्केट प्राइस को कहते हैं। डिवेंचर्स के केस में या लोन के केस में सिंपल सा है, इंटरेस्ट ले लेना, क्योंकि इसमें अभी टैक्स नहीं दिया होता तो टैक्स देना पड़ता है, टैक्स काट के देते हैं हम इंटरेस्ट लोगों को, इसलिए 1 माइनस टैक्स करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे रेट लेना, डिवाइड बाय में वही नेट प्रोसीड्स इंटू में 100। अब आते हैं रिडीमेबल पे। रिडीमेबल सिचुएशन बहुत टफ होती है थोड़ी। प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ नहीं करना, जो प्रेफरेंस डिविडेंड तो आप निकालते थे ना उसको यहाँ पे लिख लो, पीडी, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, जो रेट दिया होगा उसको यहाँ पे लिख लेना, और रिडीमेबल वैल्यू माइनस में से नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन कर दो और इनटू में 100 कर दो। डिवाइड में रिडीमेबल वैल्यू जो ऊपर है वही प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स आता है, रिडीमेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अब आता है डिवेंचर्स का, तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स वही रहेगा पहले जैसे ही, ये तो वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद बिल्कुल जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में कहते हैं रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, और नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं प्लस करके इनटू 100, वही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की। सर अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो हम न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है। तो देखो बेटा, अगर आपके पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है शेयर्स का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस से एक बात तो क्लियर होगी, नेट प्रोसीड मिल गया हमको। डिविडेंड पर शेयर यानी प्रेफरेंस डिविडेंड भी मिल गया, टैक्स रेट दिया हुआ है, ब्रोकरेज दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी, अगर इक्विटी है तो इक्विटी डिविडेंड मानेंगे। क्वेश्चन में कहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड होता है, तो डिविडेंड 25 है और नेट प्रोसीड कितना है 125, तो ले लेंगे हम लोग 25 और 125 इनटू में 100, पड़े आराम से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 20% वैल्यू। गॉट इट माय पॉइंट? ये तो क्लियर है। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने का फॉर्मूला ऊपर देखा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टैक्स 1 माइनस ब्रोकरेज, तो 1 माइनस टैक्स 20% है, 20% को 0.20 लेंगे, क्योंकि 20% जो होता है जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.20 हो जाता है, तो 0.20 ले लेंगे। ब्रोकरेज 5% है, तो 5% को भी जब 100 से डिवाइड करें 0.05 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकरेज 5%, टैक्स इतना है, तो ये ले लिया, ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रेफरेंस शेयर्स का। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दो कंडीशन है, अगर मान लो एक रिडीमेबल सिचुएशन है, एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल में मार्केट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, मार्केट प्राइस यानी नेट प्रोसीड दिया हुआ है, फेस वैल्यू 100 है और 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी डिविडेंड का रेट भी दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ 5 साल, और प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। प्रीमियम पे रिडीम हुए तो रिडीमेबल वैल्यू जो होगी 100 रुपये प्लस में 20 रुपये एक्स्ट्रा पे हो रही है, तो 120 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसे रिडम्पशन कहते हैं कि 120 रुपये हम वापस करेंगे प्रीमियम पे। तो रिडीमेबल वैल्यू हमने निकाली 120, नेट प्रोसीड्स 5 साल और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये क्वेश्चन में गिवन था। चलिए आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड में 12.5 प्लस में हम 120, ये रिडीमेबल वैल्यू है, ये आपकी ये नेट प्रोसीड्स है, टाइम 5 साल है, डिवाइड कर देंगे, फिर इसी को ऊपर नीचे प्लस करेंगे और ये, और फाइनली हमारा लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। देखिए कितना आसान होता है, अगर आप इसको समझे तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। अगर सिचुएशन मान लो इररिडीमेबल की है तो उस केस में आपको मार्केट प्राइस दिया होगा और रिडीमेबल वैल्यू नहीं दी गई होगी।
क्वेश्चन में जब रिडीमेबल वैल्यू नहीं दी हुई है, प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया कितना है 12.5%, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट प्रोसीड हमने लिख लिया 125, प्रेफरेंस डिविडेंड 12.5 इंटू 100 10% आ गया। चलिए ये भी हो गया। अब हम आते हैं डिविडेंड वाले डिवेंचर्स वाले क्वेश्चन पे। तो डिवेंचर्स में भी रिडीमेबल देख लेते हैं। इसमें भी सिचुएशन ये है कि नेट प्रोसीड्स यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नेट प्रोसीड्स की वैल्यू 105 रुपये है, ठीक है। रिडम्पशन 110 पे होता है, रिडम्पेबल वैल्यू जो आएगी 100 प्लस 10 110 रुपये हो जाएगी। 10 साल इसका टाइम पीरियड है। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है, और 10% मैंने यहाँ पे डाल दिया। टैक्स 30% है तो 1 माइनस 30 डाल दिया। देखिए 1 माइनस 30 डाल दिया और ये डाल दिया और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनली 6.98, अप्रोक्स 7% कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो इशू प्राइस 115 रुपये है, यानी हमें नेट प्रोसीड्स मिल चुका है यहाँ पे क्वेश्चन में। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, 0.3 कर लो, और इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट रख लिया 12.5, ठीक है। 1 माइनस टैक्स 0.30, और नेट प्रोसीड जो है वो 115 रुपये है, तो रख दिया इंटू 100 के, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये स्पेशल सिचुएशन है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अगर क्वेश्चन में कहा गया हो तो कुछ नहीं करना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिया जाता है, करंट डिविडेंड नहीं लेते। इसमें ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है आगे चल के हमें ग्रोथ मिलेगी, और ग्रोथ वाले में हमेशा आगे की सोचते हैं, तो इसलिए D1 लिया जाता है। यहाँ पे D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और D0 का मतलब होता है करंट डिविडेंड। इसको कहते हैं करंट डिविडेंड। करंट का मतलब अभी जो मिल रही है। अब देखो D1 निकालने का फॉर्मूला होता है D0 1 प्लस में G, और G क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रोथ, G को ग्रोथ कहते हैं। ये देखिए करंट डिविडेंड तो आ गया, और नेट प्रोसीड्स और ग्रोथ ये तो हो ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिसंबर 2025 में आया था। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सामने। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंसेस मेन चीजें उठा लेते हैं। क्वेश्चन में 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिविडेंड आ गया, डिविडेंड का रेट आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया 10% आ गया। 95 रुपीज पे इशू किए गए हैं, तो इशू प्राइस यानी नेट प्रोसीड्स दी हुई है, तो बस हो गया खत्म। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड 10 और नेट प्रोसीड्स 95 इंटू 100 कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान क्वेश्चन है यार, 10 नंबर में 8 नंबर में आया हुआ है, कर नहीं सकते। लास्ट अभी आया, अभी दिसंबर 2025 में आया, 6 महीने पहले, और ये देखिए दिसंबर 2024। ये बंदा कब लेकर आ रहा है, ये तो लेकर आ रहा है अगले साल, ठीक है। अगले साल में क्या कह रहा है, अगले साल में ग्रोथ मॉडल आ गया था भाई, देख लो। ग्रोथ मॉडल में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जी जो है वो 10% है, मार्केट प्राइस 55 क्वेश्चन में दी हुई है। मेन चीजें उठा ली, स्क्रीन पे देखिए। फेस वैल्यू हम अपनी तरफ से जूम कर लेंगे 100 रुपीज। रिटेन अर्निंग कह रहा है 40% यानी 4 रुपए है। अगर एक बात बताओ, 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, 100% प्रॉफिट होता है, तो उसमें 40% हम पैसा अपने पास रख लेंगे, तो लोगों को कितना बांटेंगे, लोगों को डिविडेंड के फॉर्म में कितना देंगे, तो 6 रुपए देंगे। तो करंट में डिविडेंड जो पे हो रहा है वो 6 रुपए हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर 40% कह रहा है तो 40% का मतलब होता है 4 रुपए, 10 रुपए का, सॉरी फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए है, गलती होगी क्योंकि क्वेश्चन में 4 रुपए रिटेन अर्निंग लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू है, गलती होगी यहाँ पे फेस वैल्यू आप लोग 10 रुपए कर लेंगे, ठीक है। 10 रुपए फेस वैल्यू है। अब 10 रुपए 4 रुपए हम अगर रखते हैं तो कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 6 रुपए डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू रख देंगे। D1 निकालने का फॉर्मूला होता है कि भैया D0 ले लो, D0 की वैल्यू कितनी है 6 रुपये। D0 की वैल्यू यहाँ पे 6 रुपये है, करंट डिविडेंड, ठीक है। 1 प्लस ग्रोथ 10% को 10% को 0.10 लिख देना, ये आपके पास D1 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में P0। तो D1 कितना 6.60, P0 जो है मार्केट प्राइस जो है वो 55 है, प्लस में ग्रोथ 0.10 है, इनटू में 100। अब ये देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लीवरेज
प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म हुआ। अब इन्वेंट्री करते हैं, इन्वेंट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इन्वेंट्री के साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं। फिर कैपिटल बजटिंग जो है वो कोशिश है कि वो आपकी सुबह मॉर्निंग में आएगी वीडियो, ठीक है। अब देखिए 90% तो हो गया, थोड़ा मुझे भी रेस्ट चाहिए, पर वो कैपिटल बजटिंग नो डाउट बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, तो उसके नोट्स और कंटेंट में बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बना के मैं आपको वीडियो जल्दी डालता हूँ मॉर्निंग में, अभी रेडी कर देता हूँ। और ये अभी थोड़े में डालिए, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना समझाने के बाद, अगर आपको समझ में आया ना, सच्चे दिल से कह रहा हूँ, अगर आपको सही में समझ में आ रहा है ना ये टॉपिक, तो आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और सही में करोगे। और अगर आप देख रहे हो ना, अगर बेईमान इंसान हो, समझने के बाद भी सोचे चलो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो बेशक मत करना सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो यार। लाइव हम लोग देख रहे हैं, हमारा चैप्टर है इन्वेंट्री। तो ये जो थर्ड चैप्टर इन्वेंट्री जो मैं करवा रहा हूँ, ये देखो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना ऑर्डर करते हैं पूरे साल में, जो ऑर्डर हमारा होता है वो कितना ऑर्डर हो सकता है। आइडियल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर जो हमारी कैरिंग कॉस्ट को और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर मान लो किसी, हमारा काम है ट्रेडिंग करने का, और ट्रेडिंग करने के लिए हम बार बार ऑर्डर देंगे कम कम क्वांटिटी, तो हमारी ऑर्डर की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, पेट्रोल फूकेगा, बाइक से जाएंगे, बार बार आना जाना होगा, तो कन्वेंस चार्जेस ज़्यादा लगेंगे ना, तो वही ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। फिर आता है कि चलो मान लो हम ऑर्डर ज़्यादा नहीं देते, कम ही ऑर्डर देते, लेकिन उसको बल्क में ऑर्डर दे के आते हैं, तो बल्क में ऑर्डर देंगे तो उसको वेयर हाउस में स्टोर करने का खर्चा ज़्यादा आएगा, तो वेयर हाउस में स्टोर करने का खर्चा आएगा, तो इसे कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। तो हमें देखना होता है कि हमारा वेयर हाउस का भी खर्चा ज़्यादा ना आए, कॉस्ट ना आए, और साथ के साथ ऑर्डर भी ना आए। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो हम बैलेंस बनाने के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं, उसी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। आइडियल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर एट वन टाइम, एक टाइम में जो ऑर्डर दे रहे हैं, टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट आने वाली है, उसको रखने की, संभालने की, ऑर्डर करने की, वो जो कॉस्ट आने वाली है एक टाइम में, उसी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। हाउ मच स्टॉक ऑर्डर इच टाइम, टोटल कॉस्ट लोवेस्ट, हमें कि देखना होता है हम एक टाइम में कितना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी कॉस्ट जो है कम से कम आएगी। जिसमें EOQ जो होती है, फाइंड द बैलेंस बिटवीन ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। मैंने बताया ना, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको बैलेंस करने का काम जो करती है, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करती है। अगर मान लो आपके ऑर्डर बढ़ गए, सपोज़ आपने ज़्यादा ऑर्डर दिए, तो इससे कॉस्ट किसकी इंक्रीज़ होगी, ऑर्डरिंग की। और अगर आपने ज़्यादा स्टॉक के ऑर्डर दे दिए, स्टॉक ज़्यादा ले लिया कम ऑर्डर पे, तो यहाँ पे उसको स्टोर करने की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कैरिंग करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जब बैलेंस करते हैं, उसी को EOQ कहते हैं। EOQ का एक फॉर्मूला होता है, EOQ इक्वल टू √2A/O डिवाइड बाई में C। A का मतलब होता है एनुअल यूसेज, यानी हमने पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम किया, यूसेज किया, यूज़ किया, वो लिखते हैं। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर पे हमारा कितना कॉस्ट आया, पर ऑर्डर कितना कॉस्ट था, और कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट पे पूरे साल में, ठीक है। इसे रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे नॉर्मल यूसेज मान लो 600 यूनिट पर वीक है, पर हम तो पूरे ईयर का निकालते तो 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट दी हुई है, अच्छी बात है, यानी C दिया हुआ, O दिया हुआ है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो अच्छी बात है, पूरे साल का एक यूनिट का कॉस्ट भी दिया हुआ है, कैरिंग 10 रुपये, ठीक है। वो सिंपल सा है, फिर तो आप फॉर्मूले पुट करो, 600 इंटू में 52, बाकी वो हो गया, ऑर्डरिंग ऊपर आ जाएगा, कैरिंग नीचे आ जाएगा, और ये डिवाइड करें 967 आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो दिसंबर 2025 में आया था। नो डाउट ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम एनुअल कंजम्पशन जो करते हैं, क्वेश्चन में 2000 यूनिट करते हैं, और एक कॉस्ट की, ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपये आ रही है, ऑर्डरिंग का पर ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है,
और एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन भी दिया हुआ है 2000 यूनिट, ठीक है। ए आ गया, कैरिंग कॉस्ट आ गया, ऑर्डर आ गया, तो सिंपल से तो फॉर्मूले में पुट कर दो, ये डाला और इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 यूनिट आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा इन्वेंट्री ख़त्म होता है। इन्वेंट्री बहुत ईजी है, नो डाउट, इसे आप कर लीजिएगा, बाई चांस आ गया तो अच्छी बात है। अब आते हैं हम कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर पे। तो कैपिटल बजटिंग वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक अच्छे खासे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है कि एक हम लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले किसी प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट से हमें एक अच्छी खासी अमाउंट फंड के तौर पे लगाई जाएगी, जिससे होने वाला बेनिफिट जो होगा एक लंबे टाइम तक मिलता रहेगा हमें। तो इसी को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें एक लंबी अमाउंट लगेगी और उससे होने वाला बेनिफिट जो बेनिफिट है वो कई सालों तक हमको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल बजटिंग होता है, ये कई बार फैक्ट्री जैसा कोई प्रोजेक्ट ले लिया जिसके अंदर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, कोई मशीन खरीदनी है, कोई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आगे चल के हमें एक लंबे टाइम तक बेनिफिट देती रहेगी। तो ये होता है हमारा कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग जब क्लियर हो जाता है तो कैपिटल बजटिंग को कैलकुलेट करने की कुछ टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अगर हम इसकी बात करें तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक होती है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक जो होती है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। मतलब ये कि आज मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ तो इसकी आज के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद 1 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता वो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है। ये मॉडर्न है, मॉडर्न का मतलब आज के ज़माने का है, ये ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने ज़माने का है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर हमें टाइम वैल्यू मनी समझ आता है तो वहाँ पे 3-4 चीज़ निकाली जाती है। एक NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग, पेबैक पीरियड। और यहाँ पे नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पर पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना होता है और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है, जिसमें नो डाउट कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल के साथ इसको अच्छे से समझेंगे। तो न्यूमेरिकल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी अभी मॉर्निंग में अपलोड होगी, जहाँ पे सारा कुछ बताया जाएगा इसके बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।